एक बहुत ही मशहूर शेर है कि किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता और किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है। हर इंसान अपनी जिंदगी जीता है, लेकिन असली जिंदगी तो वो जीते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं या कि दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत हमारे स्टूडियो न्यूज़ T20 के ऑफिस में तशरीफ लाई, जिनका नाम है एडवोकेट सहाना कुरैशी। पिछले तकरीबन 20 सालों से इस प्रोफेशन में है, शायद 20 साल से ज्यादा भी हो गया होगा, ये अलग मैटर है, लेकिन तकरीबन 10 सालों से ज्यादा वक्त उन्होंने समाज में जो दिक्कतें हैं महिलाओं के साथ आ रही हैं, आए दिन जो है परिवार में जो विवाद होते हैं पति के साथ, माता पिता के साथ, तो जो महिलाएं पीड़ित रहती हैं उनको न्याय की तलाश रहती है। लेकिन न्याय से पहले एक सिचुएशन आती है काउंसलिंग कि किसी भी विवाद में प्रकरण दर्ज होने से पहले यदि आपसी बातचीत से कोई चीज हल हो सकती है उसकी कोशिशें, और ऐसी ही काउंसलिंग करती हैं एडवोकेट सहाना कुरैशी जी, और आज हमारे न्यूज़ T20 के दफ्तर में आई हुई हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। आप चूंकि लगभग 10 साल से ज्यादा वक्त से इस काम में लगी हुई हैं, एग्जैक्ट कितना समय हुआ होगा एक बात, दूसरी बात ये कि आप लगभग बीते 10-12 सालों में कितने प्रकरणों को ऐसे निपटा चुकी हैं पारिवारिक विवाद के? महिला थाना के परिवार परामर्श केंद्र में 13वां वर्ष चल रहा है मुझे काउंसलिंग करते हुए, और निजी तौर पे तो 24-25 साल हो ही गए हैं क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ। तकरीबन 9000 केस अभी तक मेरे सामने आए हैं काउंसलिंग के लिए, और उसमें 5000 परिवारों का समझौता कराने में हम लोग कामयाब हुए। इसमें कोई खास कोई परेशानी, कोई ऐसा केस टिपिकल हो जिसमें आपको याद हो, साल ना कर पाई हो, जिसका मलाल हो, ऐसा कुछ है? वैसे तो आते ही रहते इस टाइप के केस, क्योंकि हम लोगों के लिहाज से अगर वो समझौते के लायक गुंजाइश है, लेकिन अगर उनके परिवार के या वो पक्षकार नहीं मानते तो हम लोग को अफसोस होता है। एक छोटी सी बात रहती है और अपनी ईगो की वजह से वो उस चीज को समझ नहीं पाते, अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने परिवार को फिर वो आसानी से तोड़ लेते। 12-13 सालों में एक शिकायत रहती, खास तौर पर जो महिलाएं महिला थाने जाती हैं, खास तौर पर जो दहेज के मामले भी थे 10-12-15 सालों में और ज्यादा समय से थे, उसमें से ये देखा गया कि 90% के मामलों में कोर्ट जो है उनको बरी भी की है, ऐसे बहुत सारे मामले में। तो क्या वो महिला होने का नाजायज फायदा उन लोगों ने उठाया था मामले बनाने में? देखिए, काउंसलिंग के 3-4 सीटिंग के दौरान क्लियर समझ आ जाता है कि ये मामला वास्तव में डाउरी का है कि नहीं, दहेज का है कि नहीं, या इससे अलग है। तो वो दहेज का नहीं रहता जनरली, दहेज का उसे रूप दे दिया जाता है क्योंकि इसमें ग्राउंड रहते हैं, ज्यादा कानून सख्त है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ज्यादातर हर परिवारों में अब्यूज वर्ड यूज होते हैं नॉर्मली, और मार पीट, ताने, हिंसा इस टाइप के रहते हैं। डाउरी का भी केस होता है लेकिन वो ज्यादातर नहीं हो पाता। लेकिन ये कहा जाए कि कहीं महिला जो है फायदा उठाती है इस एक्ट का, क्योंकि महिलाओं की सुनवाई पहले तो ज्यादा होती थी और बहुत सारे प्रकरण हम यदि 20-25 सालों में देखें तो ऐसे आए हैं कि पूरा परिवार का परिवार अंदर चला जाता है, जबकि मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे मामले बने हैं कि उनके परिजन जो अदर स्टेट में रहते हैं उनको भी उनका भी नाम लिखा दिया जाता था। पहले जो होता था, अभी ये चीज नहीं होती कि पहले जांच होती है और वास्तव में जो रहते हैं उन्हें ही जांच के बाद ये चेंजेस आया है कि तुरंत मामले को FIR नहीं, वो इसलिए बनाया गया था। पहले जो रूल था कि महिलाओं के साथ इस टाइप के केस होते थे, महिलाएं अपनी बात नहीं रख पाती थी, तो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून आया था। और जब धीरे धीरे ये चीजें आने लगी, केस बढ़ने लगे कि महिलाओं ने उसका गलत फायदा उठा रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी भी समीक्षा की गई। सब केसों का एक हिसाब से बुला के उसको रिसर्च किया गया, तो फिर इसमें चेंजेस हुए। इस काउंसलिंग की उपयोगिता कैसे उसको आप देखते हैं? काउंसलिंग की उपयोगिता तो हमारे समाज के लिए बहुत ही है। कैसे? क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा मंच है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें दोनों पक्षकारों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है, अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है, अपनी परिवार को बचाने का मौका मिलता है। और अगर हम उनमें एक पॉजिटिव नजरिया विकसित करते हैं और वो अपनी कमियों को स्वीकार कर कमी सुधार लेते हैं तो उनका परिवार बच जाता है। ये पता लगा है कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम रहती है उसमें तो आप लगी रहती हैं, साथ ही साथ आपने कुछ और भी काम किए हैं समाज सेवा से जुड़े हुए। एक चर्चा चलती रहती है और कई लोगों को, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होती महिलाएं कहीं न कहीं देख ली है, उनके लिए आपकी क्या योजना है? आपने अभी तक क्या क्या किया है, थोड़ा उस बारे में भी रोशनी डालिए। महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला है कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, तो उनकी स्किल डेवलप करने के लिए जिसमें उनका इंटरेस्ट रहता है, जो भी चीज स्किल वे सीखना चाहते हैं उसमें उनकी हेल्प करते हैं।
उनकी फीस देते हैं, जैसे कंप्यूटर है, टाइपिंग है, ब्राइडल मेहंदी है या सिलाई प्रशिक्षण है। और फिर अगर सिलाई मशीन वो नीडी है तो वो भी हम उपलब्ध कराते हैं, और इस तरीके से उनको उनके पैरों पे खड़ा करके अपने आत्मसम्मान के साथ जीने का अवसर उनको मिल पाता है। आप जिनकी मदद करती हैं वो क्या पर्टिकुलर किसी समाज के रहते हैं या किसी भी समाज के? नहीं, सभी समाज के रहते हैं। सभी समाज में बस नीडी रहती है महिलाएं, पिछड़ी रहती हैं बस। जी, ये देखा जाता है अगर बाय द वे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगता है कोई मदद कर रहा है तो उसका फायदा भी उठाते हैं। दूसरी बात एक और कि हम लोग कम से कम 25-30 साल से देख रहे हैं कि महिलाएं खाली सिलाई कढ़ाई, आज चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, कंप्यूटर का युग है, तो उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम नई जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए शासन क्या इसमें योजना क्या कर सकती है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? शासन की तो बहुत सी योजनाएं हैं। हम लोग शासन की योजनाओं की भी जानकारी देते हैं उनको। आसानी से ऋण उपलब्धता है, उसमें छूट है, और स्किल के लिए अलग अलग उनके लिए हमेशा कौशल प्रशिक्षण के निकलते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा ना, महिलाएं वास्तव में नीडी है कि नहीं, उसका हम लोग 3-4 बार मिल के और अपने तरीके से पता लगा के, यानी मैं अपना खुद का बता रही हूँ, वैसे ही लोगों की सहायता करती हूँ। जैसे कोई मुझे गलत इन्फॉर्म कर रहा है तो वो भी समझ आ जाता। जो वास्तव में नीडी है उनके तो घर की हालत आप जाइए 4 बार में, उनसे मिलिए, पता लगाइए तो समझ आ जाती है। ये बताइए कि अभी तक टोटल कुल कितने मामले जो होंगे इस किस्म के देख चुकी हैं काउंसलिंग में? काउंसलिंग में करीब 9,000 परिवारों का काउंसलिंग करी हूँ मैंने, और 5,000 तक का समझौता करने में कामयाबी मिली है। और ये फैमिली के जो सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप इसमें, तो ऐसे कितने परिवारों को आप मदद कर चुकी हैं जो नीडी रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर रहे हैं और जिनको वास्तव में मदद की दरकार रही है? वो 200 के आसपास होंगे। और कितने सालों से आपका सिलसिला चल रहा है? काउंसलिंग तो 13 साल से परिवार परामर्श केंद्र महिला थाना में है, और निजी तौर पे 24 वर्षों से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, और उसके अलावा महिला सशक्तिकरण पर भी 20 वर्षों से काम कर रही हूँ। 2 बातें हैं। एक तो पहली बात ये, इसको आपको प्रेरणा कैसे मिली कि इसमें कैसे जाए? प्रेरणा ये है कि मेरा खुद ही बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट था, जी। और मैं जर्नलिस्ट भी बनना चाहती थी। 94, 95, 96 के ईयर में मैं आर्टिकल भी लिखती थी मधुरिमा में, और आसपास के परिवारों में जो समस्याएं होती थी उनको विचार करती थी कि ये समस्या आ कैसे रही है और ये कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, छोटी छोटी बात में ईगो प्रॉब्लम होती थी। ये नहीं कह सकते कि महिला ही प्रताड़ित होती है, पुरुष के साथ भी गलत होता था। और पुरुष के साथ क्या गलत होता था, अपनी पत्नी और पत्नी के घर वालों के दबाव में आके वो कई बार अपने घर वालों से अलग जीवन व्यतीत करता था। तो वो एक लड़का अपने घर से पूरी तरीके से फैमिली से कट जाता था। वो चीज भी हमने देखे। वो भी चीज हमने देखे कि जहाँ महिलाएं अपनी माँ के बहकावे में आके अपना परिवार तोड़ के, वो भी फिर बाद में उनका जीवन नकारात्मक तरीके से गुजरता था। ना कुछ पढ़ पाती थी, ना कुछ कमा पाती थी, और उसकी वैल्यू भी नहीं रहती थी समाज में, ना उसके मैके में होती थी, ना उसके रिश्तेदारों में। तो ऐसी स्थिति आती है जब परिवार टूटता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि महिलाओं को या पुरुषों को थोड़ा तो एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का और अपनी गलती को सुधारने का, ताकि परिवार बच जाए। आज के दौर में देखा जाता है कि लोग एकल परिवार की तरफ ज्यादा महिलाओं का रुझान जाता है। मतलब महिलाएं शादी के बाद चाहती हैं कि उसके ऊपर कम से कम बर्डन हो, छोटा परिवार हो, सास ससुर की सेवा ना करने पड़े, या ननंद या देवर कुछ है तो उसका भी झंझट न रहे, और मैं और मेरा पति, क्या ये भी एक कारण है? पहले जो संयुक्त परिवार था उसके बहुत फायदे भी थे और नुकसान भी थे। तो लोगों ने उसके नुकसान को तो पकड़ लिया, यानी जिन महिलाओं ने संयुक्त परिवार का नुकसान समझ रहा है, उससे हानि समझ रही है, तो उनसे बचने के लिए एकल परिवार की तरफ खुद ही उनका रुझान हो गया। दूसरा, आजकल जिस टाइप के जॉब हैं उसमें लोगों को अपने घर से दूर भी जाके काम करना पड़ रहा है, तो वो भी संयुक्त परिवार से इस टाइप से अलग होते जा रहे हैं। तो उसका असर आ तो रहा है बच्चों के पेरेंटिंग में। बच्चों को वो संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं जो एक संयुक्त परिवार में मिलते थे। और इसीलिए आप देखिए कि जो बच्चे मॉरल वैल्यू नहीं ले पा रहे हैं तो आजकल आसानी से क्राइम की तरफ चले जाते हैं। जो आजकल की जो जनरेशन नहीं, वो क्राइम, नशाखोरी की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। इसमें पेरेंट्स कितने जिम्मेदार हैं? पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स ने बच्चों को संभालने की जो जिम्मेदारी है, बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। क्या हॉस्टल वगैरह में जैसे भेज देते हैं कई बार पेरेंट्स को अपने साथ न रख करके बच्चों को, वो नहीं, उसका कितना बच्चा जो है अपने घर से ही सीखता है। अगर आप अपना एक अच्छा बच्चों के सामने पेश करेंगे ना, ऐसा रहना चाहिए पेरेंट्स को, अच्छे काम करना चाहिए, ईमानदारी से रहना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे वर्ड यूज करना है, अनुशासन और नियम का पालन करना है,
कानून के प्रति सम्मान है, ये सब बच्चा अपने परिवार से कुल सीखता मिलाकर है। के बच्चों के फिर लिए वो चाहे वो हॉस्टल जाए, चाहे वो विदेश जाए, फिर वो बच्चा बिगड़ता नहीं है। मतलब पहली पाठशाला पाठशाला परिवार है। आपको बहुत सारे अवार्ड भी से नवाजा गया है अपने सेवा के कामों के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ शासन ने शायद 3-4 साल पहले आपको छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण से नवाजा था, और कितने पुरस्कार टोटल आपको अभी तक जो है सरकार और समाज सेवी संस्थाएं खास तौर पे? 13-14 तो राज्य स्तरीय सम्मान मिल चुके हैं। जी। इसमें छत्तीसगढ़ शासन का मिनी माता सम्मान 2020 का मिला है जी। और बाकी तो होते ही रहते हैं। हाँ, तो विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं जी हैं हाँ। जो अप्रिशिएट करती हैं आपके काम जी, को, जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि आप चूंकि एक काउंसलर हैं, तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। महिलाओं को कोई ऐसा संदेश दीजिए अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से कि परिवार को सहेज के कैसे रखें और कैसे अपने परिवार की कहीं कोई विवाद ना होने पाए, प्रेम व्यवहार से कैसे परिवार में अपने हस्बैंड के साथ, सास ससुर के साथ, मतलब कोर्ट के उनको न जाना पड़े, इसके लिए उनके लिए कोई ऐसा संदेश जो मैसेज आपको? पहले क्या था, विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था, सबका एक ही नजरिया रहता था। जी। अब विवाह के लिए वो पॉजिटिव नजरिया नहीं रहा लोगों का। एक एक्सपेंसिव लाइफ चाह रहे हैं लोग, और एक्सपेंसिव लाइफ के चक्कर में लोन ले रहे हैं, रूटीन गड़बड़ है, और वो अपने परिवार का सही तरीके से प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, और आपस में एक दूसरे को जो टाइम देना चाहिए टाइम भी नहीं दे रहे, आपस में भावनात्मक लगाव नहीं है, संवाद की कमी है, एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे, एक दूसरे का विश्वास नहीं कर रहे, एक दूसरे के परिवार का भी सम्मान नहीं कर रहे। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। आपको हस्बैंड वाइफ को यानी पति पत्नी को एक दूसरे को स्पेस देना है, एक दूसरे का सम्मान करना है और विश्वास करना है। अंतरजातीय जो विवाह होते हैं, जो आपके पास जो केसेस आते हैं, उनकी संख्या ज्यादा रहती है या जो समाज में जो पारिवारिक जो शादियां होती हैं, क्या अंतर आपको मिला? आजकल लव मैरिज के केस ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी डिस्प्यूट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पहले उन लोग 3-4 साल एक दूसरे के साथ बिताए रहते हैं, उस टाइम उन लोग गैर जिम्मेदार रहते हैं, किसी भी टाइम खा रहे घूम रहे हैं और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन जब वो परिवार में बनते हैं, शादी करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, खर्चे आते हैं, तो इससे विवाद बढ़ जाता है। पहले समय में क्या था कि पुरुष कमाता था, पत्नी घर में रहकर सब घर की जिम्मेदारियां संभालती थी। आज एक बराबरी का दौर समाज में देखा जा रहा है। लड़कों के बराबरी में लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं और अच्छे अच्छे काम भी कर रही हैं, मतलब हजारों के लाखों रुपए महीने की सैलरी पे आजकल। अब वर्क फ्रॉम होम जब से कोविड का समय आया, तो अच्छी खासी हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूँ। क्या ये आत्मनिर्भरता है महिलाओं की, ये भी एक विवाद का कारण है? तो पहले आश्रित थी वो अपने पति के ऊपर, लेकिन अब वो आश्रित नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा भी होता है? आपके पास तो प्रकरण आते रहते। कुछ हद तक कहा जा सकता है कि वो सेल्फ डिसीजन लेने लग गई है। जब अर्निंग है तो वो सेल्फ डिसीजन लेती है। पहले जो भी निर्णय लेती थी अपने परिवार के दबाव में लेती थी, अब वो डिसीजन लेती है खुद, तो वो तुरंत फैसला कर लेती है रहना या नहीं रहना है। हाँ। जैसे पहले ना 6 महीना 1 साल का वक्त रहता था कि इसमें क्या करना है, एक दूसरे से पूछते थे परिवार में बड़ों से बुजुर्गों से। अब लड़की लड़का खुद ही फैसला करते हैं। हाँ। यही कारण है कि तुरंत परिवार टूट भी रहे हैं, बहुत जल्दी टूट रहे हैं। आज शादी के 6 दिन बाद के भी केस आते हैं हमारे पास। सिर्फ 6 दिन? हाँ, 6 दिन। तो उसके पीछे क्या वजह होती है ऐसे के मामलों में? बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं, विवाह के लिए जो नजरिया बदल गया ना। हाँ, मतलब जो समर्पण डेडिकेशन होना चाहिए शादी वो के नाम नहीं से, है। वो नहीं हो पा रहा है। ये थी हमारे साथ एडवोकेट शाहना कुरैशी जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से महिलाओं के बारे में बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ महिलाएं प्रताड़ित नहीं होती, बल्कि पुरुष भी प्रताड़ना के शिकार होते हैं। आज के दौर में जो आत्मनिर्भरता एक ऐसा मुद्दा है जिसको वजह से भी महिलाएं कहीं ना कहीं निर्णय लेने में जल्दबाजी करती हैं और जिसकी वजह से भी परिवार में टूटन होती है। बहरहाल पिछले 12-13 सालों से एडवोकेट शाहना कुरैशी जी एक काउंसलिंग के माध्यम से बहुत सारी जनसेवा में लगी हुई हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए इनका सफर बदस्तूर जारी है। हम इनके काम को सैल्यूट करते हुए इनको शुभकामना देते हैं कि इनका ये काम आगे भी इसी तरह बदस्तूर जारी रहे। आज के लिए बस इतना ही।